नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, आपने संक्रमण तत्वों को पढ़ना शुरू कर दिया है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ना शुरू कर दिया। आज लेक्चर नंबर 2 है। आज देखेंगे संक्रमण तत्वों के गुण। डी एवं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ना है, समझना है और सीखना है। इसका हर एक लेक्चर आपको बहुत कुछ सिखाएगा और बहुत सारे प्रश्नों के जवाब देने में आपको मदद मिलेगी। यह चैप्टर बहुत आसान भी है एक तरफ से देखा जाए तो, दूसरी तरफ से यह चैप्टर बहुत कठिन भी जाता है। पर मैं कहूंगा कठिनाई शब्द को दिमाग से निकाल दो, आपके लिए सरल बना के दिखाऊंगा। आपने मुझे कुछ कमेंट्स किए हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैंने उनको देखा है, आपका चैट देखा है मैंने कल, कितना बेहतरीन आप चैट कर रहे थे, कितने बेहतरीन आप पढ़ाई कर रहे थे। आज के क्लास में फिर एक बात बोलूंगा कि वही बात जो आपको कहना है बिल्कुल कहें। आने वाले क्लासेस में जो नया चीज़ जो आपके द्वारा बताए गए बातों को ध्यान में रखते हुए आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। कल कुछ बच्चों ने कहा सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है ये भी बता दीजिए, तो मैं ये ज़रूर बताऊँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। साथ में मैं आपको बताऊँगा कुछ MCQs भी बताऊँगा, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊँगा। आज की क्लास में मैं मूल रूप से तो पढ़ाने वाला हूँ संक्रमण तत्वों के गुण, संक्रमण तत्वों के गुण पढ़ाऊंगा। हाँ बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे बच्चों को, गुड इवनिंग। भाई आप पढ़ाई शुरू करते हैं ना, इधर उधर की बात से अच्छा है पढ़ाई। तो क्या मैंने कहा, संक्रमण तत्वों के गुण। और ये संक्रमण तत्वों के गुण से संबंधित इतने प्रश्न आते हैं और इसके कुछ लॉजिकल जवाब भी देने पड़ते हैं कि भाई ये धातु क्यों है, ये अनुचुंबकीय क्यों है, ये रंगीन क्यों होते हैं, ये अंतराकाशीय यौगिक क्यों बनाते हैं। ऐसे प्रश्न आएंगे आपके पास। ये नहीं कि संक्रमण तत्वों के गुण कौन कौन से हैं, ये तो होंगे, ऐसा प्रश्न हो सकता है, लेकिन उन्हीं गुणों का ही कारण बताइए, रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको करना है। तो क्या आप सब तैयार हैं? बोलिए यस सर या नो सर। आज लेक्चर नंबर 2, आज है लेक्चर नंबर 2 संक्रमण तत्वों के डी तथा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पूरी डिटेल पढ़ेंगे पहले, जिसमें आपको संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक एलिमेंट में संक्रमण तत्व कहां से कहां तक होते हैं आपको बताते हैं, फिर बात करते हैं इसके बारे में। चलिए, आपने इस पीरियोडिक टेबल में आप इतना तो जानते हैं कि संक्रमण तत्व जो है, ये देखो, ये है पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जिनमें से यहां से ये पहले से लेकर के ये इतने तक, यानी कि ग्रुप, ये क्या है 3 से 12 ग्रुप, और यहां पर क्या 3 से 11 ग्रुप, ये कहलाते हैं संक्रमण तत्व। यानी सारे डी ब्लॉक एलिमेंट संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, यानी कि इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। हम बोलते समय ऐसे ही बोल देते हैं भाई डी ब्लॉक एलिमेंट संक्रमण तत्व, एक शब्द बोल देते हैं, लेकिन अगर सही वे में जाके बात करें, सही तरीके से बात करें, तो जिंक, कैडमियम, मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है और ना है वो। संक्रमण तत्व का एक सीधा सा शब्द है बेटा, वो है जो परिवर्ती संयोजकताएं प्रदर्शित करती है, वही संक्रमण तत्व है। जिनका डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरा होता है, वो संक्रमण तत्व है। आपने इसकी परिभाषा में क्या लिखे हैं? जिसका डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरा होता है वो संक्रमण तत्व है। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या बोलेंगे? आखिरी बार भरने वाला इलेक्ट्रॉन अगर डी कक्षक में भरता है तो वो संक्रमण डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो ये बातें हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। आज की क्लास की तरफ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहां पर 2 बातें मुझे बताना था कि ये भाई ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है और ये वाला यहां से यहां तक का संक्रमण तत्व है। तो यहां इस जगह से संक्रमण तत्व आते हैं। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, ये है संक्रमण तत्व। और डी ब्लॉक एलिमेंट से यहां से यहां तक जेड को भी संभाल सकते हैं, यानी जिंक को भी हम कहेंगे वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। अब हम बात करें आगे, कुछ प्रश्नों को हम पहले देख लें और आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। कुछ तो पढ़े होंगे, ना भी पढ़े होंगे। इस प्रश्न को देखने पर इसका मैं जवाब क्या लिखूंगा, आप जवाब दे पाएंगे ना दे पाएंगे, मैं तो दूंगा। और इससे बहुत सारी जानकारी खुल के आएगा जो पिछली क्लास से लेकर के। तो मैं आने वाले क्लासेस में हमेशा जस्ट पिछले वाली क्लासेस के कुछ क्वेश्चंस उठा करके आपके पास लाऊंगा। फिर उसके बाद
आगे पढ़ाई शुरू होगी, वो टॉपिक जो आज है संक्रमण तत्व। अगर ये पैटर्न आपको पसंद आएगा तो जरूर बताइएगा कि इस पैटर्न में हमें पढ़ाई करना है। फिलहाल इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा आप कोशिश कर सकते हो। प्रश्न है डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व भी कहलाते हैं। यस, प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व भी कहलाते हैं क्योंकि इनके गुण निम्नलिखित में से इनके बीच होते हैं। इनके गुण किसके बीच होते हैं? यह बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा जवाब है। संक्रमण तत्व की परिभाषा ही बता रहा है संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं डी ब्लॉक तत्वों को। यह इसका जवाब यहां पर मिल रहा है कल की क्लास के क्वेश्चन के टाइप का। तो एक बार सोच के बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका। ए क्षार धातु तथा हैलोजन किसके बीच का है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी संक्रमण तत्व। क्षार धातु तथा इनके गुण किसके बीच मिलते हैं? क्षार धातु तथा हैलोजन के बीच मिलते हैं। निष्क्रिय गैस तथा हैलोजन के बीच मिलते हैं। एस और पी ब्लॉक तत्व के बीच मिलते हैं। विद्युत धनात्मक तथा विद्युत ऋणात्मक तत्व के बीच मिलते हैं। क्या किसके बीच का इसका गुण है? आपने देखा बेटा कि यहां पर एस ब्लॉक एलिमेंट है और इधर पी ब्लॉक एलिमेंट्स है और बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट पूरी तरह से धात्विक गुण रखता है, आयनिक गुण रखता है। दूसरी बात है वो धातु गुण है और ये वाला अधात्विक गुण रखते हैं। दोनों के गुण रखते हैं, यानी कि यहां पर नहीं बोलूंगा धातु अधातु, यहां पर इसकी आयनन ऊर्जा बहुत कम, इसकी आयनन ऊर्जा बहुत ज्यादा और इसकी आयनन ऊर्जा उन दोनों के बीच का होगा। इनका परमाणु आकार बहुत बड़ा, इनका परमाणु आकार बहुत छोटा, तो इनका परमाणु आकार दोनों के बीच का होगा। यानी यहां पर जवाब मिलता है इस प्रश्न के आंसर के लिए कि डी ब्लॉक तत्व के गुण जो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्व के बीच के हैं, इसीलिए इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। परिभाषा कल के डेट में पूछ दिया गया कि भाई डी ब्लॉक तत्वों को हम संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, तो जवाब मिल गया कि इनके गुण, डी ब्लॉक तत्वों के गुण एस ब्लॉक तत्व तथा पी ब्लॉक तत्व के मध्य के गुण होते हैं या दोनों से इनके गुण मिलते हैं, तो इसीलिए हम इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। ये आप लिख सकते हो। चलो आगे चले, इसका आंसर हमें मिल गया। एक प्रश्न और अपन चले, 4 प्रश्न मैं आपके सामने लाया हूं इस टाइप का, क्योंकि आपको हम जो पढ़ रहे हैं अब उनमें किन चीजों को हमें शामिल करना। इससे क्या आप देखो आपके दिमाग में एकदम करेक्ट आ गया संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन के साथ अगर आपको मैं बोलूं कि भाई उसके साथ कुछ ज्ञान को लिया जाए तो बड़ा आसान हो जाता है। चलिए बेटा इधर उधर के चैट में मत जाइए, बस इसका आंसर दे दीजिए क्या है। चलो, डी ब्लॉक तत्वों के लिए सही कथन है ए सभी धातुएं हैं, बी ये परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, सी ये रंगीन आयन एवं जटिल लवण बनाते हैं, डी उपर्युक्त सभी यानी ऊपर वाला तीनों ए बी सी। क्या सही होगा ये मुझे जवाब दीजिए। क्या सबके सब सही है या ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? एक बार सोचो, डी ब्लॉक तत्वों के लिए सही कथन है, यहां गलत को चुनने के लिए नहीं कहा गया, यहां पर सही को चुनने के लिए कहा गया है। तो क्या होगा? तो इसका जवाब आप दे रहे हैं ना। चलो मैं बताता हूं आपको। आपने पढ़ा है डी ब्लॉक तत्व है संक्रमण तत्वों के गुण क्या है, आपने पढ़ा है सभी धातुएं हैं, इनकी संयोजकता परिवर्ती होती है, यस, ये रंगीन आयन बनाते हैं, जटिल लवण बनाते हैं, ये सब बोला ना आपने। इसका मतलब है कि इसका उपरोक्त सभी सही है, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट है। चलो बेटा आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न है, देखो आप लोग जवाब दे रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, पर इसी जवाब को अब कायम रखना एग्जाम तक, परीक्षा तक, क्योंकि एक बार और पढ़ोगे तभी याद हो रहेगा पाएगा ना, भूल जाता है, दिमाग से हट जाता है। संक्रमण धातु अधिकतर होते हैं, कैसे होते हैं भाई? संक्रमण धातु कैसे होते हैं जरा सोचिए तो जरा। ए प्रतिचुंबकी, ये नहीं बोला कि सब में वही गुण पाया जाएगा, अधिकतर ऐसा होता है कि संक्रमण धातु ये गुण रखती है। कौन सा? प्रतिचुंबकी, बी अनुचुंबकी, सी न प्रतिचुंबकी न अनुचुंबकी, डी
प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय दोनों। चलो बताओ। क्या आंसर करोगे? तो इसका आंसर होगा अधिकतर रखते, अधिकतर शब्द लिखा गया। अधिकांश तत्व क्या गुण रखता है? अनुचुंबकीय। वैसे अगर देखा जाए संक्रमण धातु यह गुण रखते हैं, अगर लिखा जाता अधिकतर शब्द न लगा करके ये गुण रखते हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, ना प्रतिचुंबकीय ना अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय दोनों, तो आपको यहां पर लगाना पड़ सकता था डी पर, लेकिन उन्होंने अधिकतर कैसा होता है? अनुचुंबकीय होता है, इस बात को दर्शाने के लिए, क्योंकि वो रियल में ऐसा क्यों होता है बेटा अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय, इसका पूरी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे आज, इसके बारे में हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलो देखते जाते हैं। हो गया आंसर, हो गया बी। संक्रमण धातु का विशेष गुण नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा गुण है जो संक्रमण धातु का गुण नहीं है? ए प्रतिचुंबकीय, बी रंगीन लवणों का बनना, सी जटिल लवणों का निर्माण, और डी है मिश्र धातुओं का निर्माण। मिश्र धातुओं का निर्माण क्या होगा बेटा? रंगीन नहीं गुण को लगाना, नहीं को, नहीं मतलब प्रतिचुंबकीय नहीं बेटा, ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करती है। तो इसका राइट आंसर ये हुआ, प्रतिचुंबकीय गुण नहीं रखते हैं, बाकी रंगीन होते हैं, जटिल लवण बनाते, धातु बनाते हैं। कौन? संक्रमण धातु। उल्टा बताना ना आंसर। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर हुआ आपका ए। आप सब जवाब दे रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छे समझ रहे हैं। अब चलते हैं कुछ और भी बातें, किस तरह के प्रश्न आते हैं। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा संक्रमण तत्वों के क्या गुण होते हैं। सारे बच्चे जानते हैं ना? पहला गुण बताया था, आपको याद है, सभी संक्रमण तत्व धातु होते हैं। केवल एक पारा को छोड़ दो तो सभी ठोस होते हैं। इनके यौगिक या आयन प्रायः रंगीन होते हैं। यानी संक्रमण धातुओं के अगर लवण देखें, पानी में घोलें तो एक रंगीन लवण बनाता है, रंग दिखाई देती है। कॉपर सल्फेट नीला होता, पानी में घोलोगे नीला दिखता है। फेरिक क्लोराइड पानी में घोलो लाल रंग का होता है, या पानी गीला हो जाए तो लाल रंग का हो जाता है। इसी तरह से कौन कौन से किस किस का रंग का होता है वो याद रखना है मुझे, मैं बताऊंगा आपको आज की क्लास में। तो आपने देखा 3 गुण तो एकदम ऐसे ही याद हो गया। ये ठोस हैं, ये धातुएं हैं, ये रंगीन होते हैं, इनके लवण या आयन रंगीन होते हैं। ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी कि चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं। कारण मैं बताऊंगा, अभी कारण नहीं बता रहा हूं, कारण बताऊंगा थोड़ी देर में। ये कैसे होते हैं? अनुचुंबकीय होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। ये मिश्र धातुएं बनाती हैं। संक्रमण धातुओं को आपस में मिला करके आप मिश्र धातु, जैसे पीतल बना सकते हैं। पीतल है, कांसा है, स्टेनलेस स्टील है, ठीक है, ये सब मिश्र धातु हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को, या समांगी मिश्रण, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। ये एक तरह का विलयन होता है, ठोस विलयन होता है। ये मिश्र धातुएं बनाती हैं। सवाल सब जगह लगेगा, क्यों? क्योंकि देखना प्रश्न कैसे आएगा, मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। फिर देखें, अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं। अंतराकाशीय यौगिक क्या, ये भी जानना है आपको। इंटरस्टाशियल कंपाउंड, बस याद रखते जाइएगा क्या क्या गुण है इसके। ये गुण को पहले लिस्टिंग कर लीजिए, अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए, मैं बताते जा रहा हूं, आप नोट करते जाइएगा। ये जटिल लवण बनाते हैं, जटिल जिसको संकुल लवण कहते हैं। तो शब्द याद रखें, धातु है, ठोस है, रंगीन है, अनुचुंबकीय, मिश्र धातु है, अंतराकाशीय यौगिक है, जटिल लवण है। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती है। इसमें क्या है दिया मैंने अगला, उत्प्रेरकी गुण प्रदर्शित करता है, और फिर परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती है। उत्प्रेरकी गुण मतलब हम अधिकांश संक्रमण धातुओं के लवणों का उपयोग करते हैं उत्प्रेरक के रूप में।
उत्प्रेरक क्या होता है आपको पता है? वे पदार्थ जिसकी उपस्थिति में किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाता है। मुझे लगता है कि आज की क्लास में आपने जितने ज्ञान आपने अर्जित किया वो आगे जाकर के आप फायदा पहुंचाएगा। अब इसमें सब में लग जाएगा कि क्यों ये धातु गुण प्रदर्शित करता है, क्यों पारा द्रव है और ठोस है बाकी सारे तत्व, क्यों इनके आयन एवं यौगिक रंगीन होते हैं, क्यों ये अनुचुंबकीय होते हैं, क्यों मिश्र धातुएं बनाती है। प्रश्न ऐसे आगे मान लेते हैं, संक्रमण धातुएं मिश्र धातुएं बनाती है क्यों? कैसे प्रश्न आते हैं वो देखिए। आपको मैंने बहुत सारे गुण दिखाया, तो देखो एक तो ये संक्रमण तत्व देखो प्रश्न कैसे आया, संक्रमण तत्व परिवर्तनशील या परिवर्ती, दूसरा शब्द आता है परिवर्ती, ये दोनों में से कोई भी शब्द का उपयोग होता है। परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करता है? प्रश्न ये भी हो सकते हैं, Fe2+ तथा Fe3+ आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, इनमें कौन अधिक अनुचुंबकीय है? देखो मैं प्रश्न पहले बता देता हूं कैसे कैसे प्रश्न होंगे, आप नोट कर लें, प्रश्नों को अपनी कॉपी में रख लें। हां, कुछ बच्चे मुझे बार बार पूछते हैं कि सर इन स्लाइड को प्राप्त करने के लिए क्या करें, तो मैं आपको बता दूं स्लाइड को प्राप्त करने के लिए ये वाला टेलीग्राम चैनल मेरा, मैं लिख देता हूं नाम, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, विक्रम सर हैप केमिस्ट्री, इसको ज्वाइन कर लो बेटा। विक्रम सर हैप केमिस्ट्री टेलीग्राम चैनल है, इसमें आपको हम रोज जो पढ़ाते हैं उसका स्लाइड मिल जाता है, नोटिफिकेशन मिल जाता है किस टाइम पे मेरी कौन सी क्लास आ रही है और किस तरह से आप उन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। सारी जानकारियां आपको यहां पर मिलता है, और किसी तरह की जानकारी लेना है तो आप पूछ सकते हैं वहां पे। फिलहाल अगला है Cu+, ये जो Cu1 लिखा है ना इसका मतलब है Cu+, और Cu2 लिखा है ना इसका मतलब होता है Cu+2। ये प्रतिचुंबकीय जबकि ये अनुचुंबकीय क्यों, यह स्पष्ट कीजिए। देखो प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी IMP या मोस्ट इंपॉर्टेंट कहते हैं, ये भी है भैया, यही सब तो आते हैं आपके एग्जाम में। चलो आगे बात करता हूं, एक और प्रश्न देखिए, संक्रमण तत्व क्यों रंगीन यौगिक बनाते हैं? सबका आंसर देने वाला हूं, अब उसी सबको तो पढ़ने वाले हैं। और कुछ प्रश्न और बता देता हूं, एक सेट हो गया, दूसरा सेट ये आपका मान के चलो पढ़ाई करोगे और इन प्रश्नों को साथ रखोगे और उसके बाद उनका टेस्ट दिला के देखोगे क्या कितना बेहतर रिजल्ट ला सकते हो, उसको बिल्कुल चेक करो आप। फिर बात करता हूं, संक्रमण तत्व उत्प्रेरकी सक्रियता दर्शाते हैं या संक्रमण तत्वों का उपयोग उत्प्रेरकों के रूप में किया जाता है क्यों? संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, संक्रमण तत्व संकर आयन क्यों बनाते हैं तथा संक्रमण तत्व सरलता से संकुल क्यों बना लेते हैं, ऐसे प्रश्न आ सकता है। चलिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर अब शुरू करें। प्रश्न है समूह 12 यानी कि 12वें वर्ग, समूह 12 में उपस्थित होता है जिंक, कैडमियम, मरकरी। दो तरह से प्रश्न हो सकते हैं। आवर्त सारणी के समूह 12 के तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता, नहीं माना जाता है क्यों, यह प्रश्न हो सकता है। या हो सकता है जिंक, कैडमियम, मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है क्यों? जवाब क्या है? इस वर्ग के समूह 12 के समूह 12 के तत्व के अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा NS2N-1D10। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यानी आप क्या देख रहे हो, इसका डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा है। जब डी कक्षक पूर्ण रूप से भर जाता है ना बेटा, तो डी कक्षक बंद बनाने की क्षमता खो देता है। डी कक्षक अगर पूर्ण से भर जाए तो वो अपना बंद बनाना अपनी क्षमता खो देता है। तो क्या रहेगा, सिर्फ एस कक्षक के कारण रहेगा। तो इसमें सिर्फ धात्विक गुण है। दूसरी बात, इसकी संयोजकता परिवर्ती नहीं होगा। तो यहां पर सीधा सा आंसर है क्योंकि इसका डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा होता है। बाकी आप लंबा कहानी लिखते रहो यार। क्योंकि 12 वर्ग में उपस्थित जिंक, कैडमियम, मरकरी तत्वों के परमाणु अथवा आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी उपकोश पूरी तरह से भरे होते हैं, इसलिए इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। एक लाइन आंसर, एक लाइन। हर क्वेश्चन की एक
आंसर होता है और आंसर का आत्मा क्या है, आंसर की आत्मा क्या है उसको पहचानना जरूरी। ये तो पूरा लंबा लंबा याद करने की जरूरत नहीं, इसको देखो, इसको चिपकाओ, क्या ये उसकी आत्मा है। डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं, डी उपकक्ष, डी उपकोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं। मैं हर क्वेश्चन का आंसर जो टफ भी होगा तो सरल बना के आपको दूंगा। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न आप खोल के देख लो, 4 साल का क्वेश्चन पेपर खोल के देखोगे तो मैं आपको आपके ही बोर्ड में मैं विश्वास दिलाता हूं कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लास में किसी न किसी ईयर में क्वेश्चन आया होगा। तो क्लियर हो गया। और प्रश्न ये भी हो सकता है, किन संक्रमण तत्वों को, किन डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है? तो किन को नहीं माना जाएगा? जिंक को, कैडमियम को, मरकरी को। ऐसे याद कर सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ प्रश्नों के साथ। तो हमने देखा ये पेरियोडिक है और कहां पे कौन कौन से तत्व हैं। तब हमारे पास ये सारे गुण आप जान चुके हो, ये गुण है और इन गुणों को कारण सहित इनका आंसर देना है हमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इनके गुणों को समझें। तो सबसे पहला गुण है क्या? सबसे पहला गुण धातु। धातु, संक्रमण तत्व धातु होते हैं। क्यों धातु होते हैं भाई, क्या कारण है? तो सबसे बड़ा कारण है संक्रमण तत्व में अगर हम बात करें, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, स्कैंडियम का एग्जांपल ले लेता हूं। चलिए, परमाणु क्रमांक 21 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ जाओगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको इसकी संरचना पे बात करते हैं। परमाणु क्रमांक, ये इसका नाभिक है, ये इसका नाभिक है और इस नाभिक के साथ कई ऊर्जा स्तर हैं। देखो, ये पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरा ऊर्जा स्तर, ये दोनों है ना, ये वाला, और ये चौथा ऊर्जा स्तर। तो ये पहला ऊर्जा स्तर, ये दूसरा ऊर्जा स्तर, ये तीसरा ऊर्जा स्तर और ये चौथा ऊर्जा स्तर। 1 2 3 4, ये होगा 1s2, ये होगा 2s2 2p6, ये होगा 3s2 3p6 और 3d1। देखो, ये अंदर वाला ऊर्जा स्तर का है, ये 3p6 हो गया और 3d6, और ये वाला जो होगा 4s2। तो ये संयोजी कोश है, इसको कहते हैं संयोजी कोश। इसको क्या कहते हैं? संयोजी कोश। स्कैंडियम तत्व, तो यहां पर कुछ बीच में आ जाता है यार, ये SC से स्कैंडियम। हाँ, मैं वही देखने वाला हूं कहां पे है। चलिए ठीक है, काफी जगह हमारे पास। और इसको कहते हैं संक्रमण कोश। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन किस में भर रहा है? आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में भर रहा है। ये देखो 3D में भर रहा है। पहले किस में भरा? इधर से, फिर इसमें भरा, फिर इसमें भरा, फिर इसमें भरने के, ये देखो, इसमें भरने के बाद यहां भरा, ये वाला में, फिर उसको अंदर भरने लगा। तो संक्रमण तत्व में इलेक्ट्रॉन कहां भर रहा है? एक उपांतिम यानी n-1 डी में भरने लगता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आप ध्यान दो, क्या दिखाई दे रहा है आपको? ध्यान देने पे पता चल रहा है कि NS2 किस में भर रहा है? NS2 n-1 डी में 1 से 10 तक भर रहा है। अगर डी में 10 भर गया, एस में पूरा 2 भरा है, डी में 10 भरा है पूरा पूरा, तो वो संक्रमण तत्व नहीं होगा। डी में 10 भी भरा है लेकिन एस में 1 भर गया है तो भी वो संक्रमण तत्व। फिलहाल इतना हड़बड़ाना नहीं, जरूरत नहीं है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सीधा सा आंसर है कि धातु की बात करते हैं। ये धात्विक गुण क्यों प्रदर्शित करता है? देख रहे हो, अंतिम संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन किस में है? एस कक्षक में है, 4s में है, एस कक्षक में। चूंकि इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में भरा हुआ है और आप जानते हो कि एस ब्लॉक तत्वों में भी आखिरी इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में भरता है। अगर बाहरी कोश का एस कक्षक
अपूर्ण रूप से भरा है या भरा है, पूरी तरह से भरा है, लेकिन आखिरी ऊर्जा स्तर में s कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा है, तो वो इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता रखता है। इलेक्ट्रॉन दान किया जा सकता है। कौन सा वाला? अंतिम ऊर्जा स्तर के s के इलेक्ट्रॉन को दान किया जा सकता है। और जब इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है कोई परमाणु, तो सीधा सा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु। इस प्रकार से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन दान, यानी कि यह परमाणु कैसा हुआ? ये इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु है, और इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु मतलब धातु परमाणु है, धातु है। यह दाता परमाणु है, यानी कि धन विद्युतीय परमाणु हुआ। और धन विद्युतीय परमाणु हमेशा दाता परमाणु होते हैं, दाता परमाणु धातु होते हैं। इन बातों को समझते हुए हम छोटी सी थ्योरी लिखते हैं कि धात्विक लक्षण सभी संक्रमण तत्वों में पाए जाते हैं। इनके घनत्व अपेक्षाकृत उच्च होते हैं। इसमें धात्विक, इसमें क्या बोलते हैं, इसमें धात्विक चमक, धात्विक चमक, खनक, धात्विक खनक, आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता मतलब क्या होता है? इसको ठोकोगे तो चपटने लगता है, शेप बदल सकता है। आघात वर्धनीयता, वर्धनीयता, अनुचुंबकीय नहीं, सॉरी, विद्युत चालक, विद्युत एवं ऊष्मा, ऊष्मा के चालक होते हैं। धात्विक गुण तो इसी को कहते हैं। ठोकोगे छन करेगा, दिखने में चमकता है ना, और इसका सरफेस, और ये बहुत लंबे समय तक चलता है। ये मोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो, तार बना सकते हो, विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हो। सबसे अच्छा गुण यही है। ऊष्मा गर्म करेंगे तो ऊष्मा प्रवाहित होती है। तो ये गुण होता है धातुओं की। तो ये सभी गुण इसमें पाए जाते हैं। और संक्रमण तत्वों के परमाणु में धात्विक तथा ससंयोजित दोनों बंध पाए जाते हैं। अब सवाल यह हुआ, बेटा ये धातु है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दाता है। मैंने यहां पर इस चीज को लिखूं, कैसे लिखूंगा कि ये धात्विक गुण रखते हैं, बस इतना ही बताना। क्यों रखते हैं? क्योंकि कारण मैंने बताया कि संयोजी कोश के s कक्षक धात्विक गुण दर्शाती है। s कक्षक में इलेक्ट्रॉन धात्विक गुण दर्शाता है। बस इतना ही याद रखना है। ये आपका क्यों का जवाब है। s कक्षक संयोजी कोश का s कक्षक संयोजी कोश है, इसका बाहरी कोश है, बाह्यतम कोश है। s कक्षक देख रहे हैं, इसमें s कक्षक बाह्यतम कक्षक होता है। अतः इलेक्ट्रॉन दाता एवं धन विद्युतीय होता है। धन विद्युतीय होने के कारण धात्विक गुण प्रदर्शित करता है। ये लीजिए। तो ये प्रश्न उतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने कि मैं आगे टॉपिक में आपको देने वाला हूं, लेकिन यहां पर ध्यान रखना, ये धात्विक गुण प्रदर्शित करने का रीजन क्या है? s कक्षक का बाह्यतम कोश में पाया जाना, और यही जो है इलेक्ट्रॉन आसानी से दान करने की क्षमता रखता है। यानी कि विद्युत धनात्मकता दर्शा रहा है, जहां विद्युत धनात्मकता दर्शाया, इलेक्ट्रॉन को फ्री करने की क्षमता दर्शाया, यानी धातु है। हम छोटे छोटे गुणों को अच्छे से पढ़ें बेटा, है ना, बहुत मायने रखता है आपके लिए। परिवर्ती संयोजकता, वाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है। इसके प्रश्न आते हैं कि संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करती है। यहां पर 2 लाइनें लिखूंगा, आप अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा, और इसको मैं अच्छे समझाता हूं फिर एक एक करके। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा।
लिखोगे संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता, परिवर्ती मतलब वेरिएबल यानी एक से अधिक प्रकार की संयोजकताएं, एक से अधिक परिवर्ती संयोजकता, लिखो बेटा लिखो लिखो मेरे साथ, संयोजकता प्रदर्शित करती है संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती है। ये तो हो गया। क्यों 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 करती है ये? क्योंकि NS तथा N-1D कक्षकों के मध्य ऊर्जा में बहुत कम अंतर होने के कारण दोनों ही कक्षक संयोजी कक्षक का काम करती है, संयोजी कक्षक का काम करती है। यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि अंडरलाइन किस पॉइंट को लिया जाए, ये दोनों की ऊर्जा में कम अंतर होना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इस पॉइंट को आप समझ लो, इस क्वेश्चन के आंसर हो गया। दूसरा पार्ट इसमें होता है तथा, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा, तथा डी कक्षक अपूर्ण रूप से दोनों ही कक्षक संयोजी कक्षक का काम करती है। यहां पर यह भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, दोनों ना, दोनों डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होने के कारण परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। ये कुछ चीजें मैंने लिख दिया। दो रीजन है, एक तो एस कक्षक और N-D कक्षक की ऊर्जा में कम अंतर होता है, तो दोनों ही संयोजकताएं प्रदर्शित करेगा, और इस कारण से दोनों की वजह से दो अलग अलग प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित हो जाता है। उदाहरण में मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं, आप एक बार देखिएगा, थोड़ा जल्दी ना समझ में आए लेकिन थोड़ा सा कोशिश जरूर करना है बच्चों आपको, और यह बात समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर मैं उदाहरण में दिखा रहा हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान देना। आयरन Fe का परमाणु क्रमांक 26 है, तो देखिए इसके बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 4s2 3d6। हम इसको व्यवस्थित क्रम में लिख दें, तो किसको व्यवस्थित करने का मतलब यह होता है कि कम ऊर्जा वाले स्तर वाले को अंदर और अधिक ऊर्जा स्तर वाले को बाहर रख देते हैं। इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है ये। तो अब देखो क्या होगा, 3d6 4s2। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें है 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या या संयोजकता क्या होगा? पहला तो यह दिख रहा है कि एस कक्षा का इलेक्ट्रॉन दान हो सकता है आराम से, तो +2।
ये दान हो सकता है और ये स्थायित्व ग्रहण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेगा, तो ये पूरा D5 हो जाएगा, यानी स्थायित्व ग्रहण कर लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया प्लस 1 तो 3 हो गया, धन 3। तो आप जानते हो कि आयरन की संयुक्ता +2 और +3 दोनों मिलता है, इसी कारण से 2 दान करेगा तो +2, 3 दान करेगा तो +3। एक और चीज नजर आ रहा है, 2 इधर से और यहां से 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इस तरह से 2 4 6 वे ऑक्सीकरण संख्याएं वाले कुछ यौगिक प्राप्त होते हैं जो कि काफी अस्थायी हैं। तो इसके स्थायी ऑक्सीकरण संख्या 2 प्रकार के दिखाई दे रहे, +2 +3। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको एक हेल्प के लिए बताया कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख करके आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हर जगह पे ऐसे अनुमान लगाना मुश्किल होता है। इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू को चेक किया जाता है हमेशा, यानी कि प्रकृति क्या प्रमाण देती है उसके आधार पर ऑक्सीकरण संख्याओं का लिस्ट बनाया जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बहुत बेहतर तरह सीखने के लिए जरूरी है कि आप 0 लेवल बेसिक केमिस्ट्री में मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सिखाया है, तो उनको जाकर के एक बार जरूर देखें। यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विक्रम हैप केमिस्ट्री आप हमारे YouTube चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको एक ऐसा वीडियो मिलेगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के 2 या 3 पार्ट में वीडियोस हैं। एक पार्ट में तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीख जाएंगे, दूसरे पार्ट में आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाया जाए वो सिखाया गया है। इस तरह से आप परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीख पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे, अगर आप अभी तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आपको नहीं आता है तो बच्चों कठिनाई तो आती है, वंस मोर कहने या क्या बोलते हैं वंस अगेन कहने से कुछ फायदा नहीं होगा। बिल्कुल यही करो कि बस एक काम करो कि इसको दोबारा हर बार देखो, और कुछ चीजें जो मैं आपको बीच बीच में इंस्ट्रक्शंस देता हूं उसको भी करते रहिएगा। तो ये हो गया परिवर्तित संयोजकता का कारण NS, और देखो NS यानी कि 4S, N-1 यानी 4-1 3 हुआ नहीं। चलिए रंग, संक्रमण धातुएं जब कोई यौगिक के रूप में रहता है या जब वो आयन के रूप में रहता है तो वो रंगीन होता है। कारण एक चीज को बस याद रखना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का पाया जाना। डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाई गई है, मतलब वो रंगीन है। यहां पर भी देख लीजिए, देखो इसमें आप देखो +2 है, Fe+2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, मतलब ये Fe2+ आयन रंगीन होगा, हरा रंग का होता है इसलिए हरा कशिश बोलते हैं इसको। Fe3+ ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी रंगीन होगा, ये लाल रंग का आता है। देख रहे हैं रंगीन होने का कारण क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का पाया जाना। तो इसके बारे में हम कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे, कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ चलेंगे। चलिए, ये रंगीन होते हैं, ये प्रायः रंगीन होते हैं, क्यों? क्योंकि डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाई जाती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का पाया जाना उसको रंगीन बनाता है। ये छोटी सी लाइन जो मैंने अंडरलाइन किया उसको आप ध्यान से याद रखना। प्रश्न पूछा जाएगा कि संक्रमण तत्व रंगीन क्यों हैं या क्यों होते हैं, तो कारण है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का पाया जाना। ज्यादा लंबा चौड़ा कोई कहानी मत लिखना बेटा, सिंपल जो बात कह रहा हूं उसी बस को लिखना। ये एक बात, कुछ उदाहरण की तरफ भी चल सकते हैं हम लोग, और कुछ उदाहरण में हम देख लेते हैं। ये कुछ कौन मैं यहां पर एक आध एग्जांपल दिखाता हूं पहले, उसके बाद बात करते हैं। देखो बेटा, मैं यहां पर दिखाता हूं आपको Cu धातु का परमाणु क्रमांक 29 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। 4s1 क्यों लिखा मैंने? 4s2 3d9 होता है, 9 स्थायी नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखता ही नहीं है। ये अपवाद वाली बात जब हम कहे थे उस टाइम आपको बताए हैं, और बताएंगे भी, और भी बताएंगे आगे जाकर के। आपकी जैसे जैसे आपकी इस चीज को, इस चैप्टर को पढ़ने की ललक बढ़ेगी वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। अब बोलो क्या हुआ, S1 और 3d10। अब यहां पर तो इसका हो गया, इलेक्ट्रॉन अगर व्यवस्थित रखो तो Cu प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ये सारे तो वही रहेंगे। फिर देखो, हमेशा पहले इलेक्ट्रॉन आखिरी ऊर्जा स्तर से निकलता है। आपको पता है 3d10 जो है 4s से पहले का है, यानी अंदर वाले ऊर्जा स्तर का, जो मैंने बना के दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये बाहर का, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा,
4s0 3d10। बताओ डी कक्षक पूरी तरह भरा हुआ है, क्या मिला इसमें? ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? n 0 होता है, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अयुग्मित मतलब जोड़ी में मतलब सिंगल नहीं है। Cu+2, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। 2 इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब क्या हुआ? ये बाहर से एक निकल जाएगा और एक इससे निकल जाएगा, तो कितना हुआ? 4s0 3d9। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम n से दर्शाते हैं ना, n बोलेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। n तो बहुत जगह यूज करते हैं, यहां पर भी n बोलते हैं। तो कितना है? 1। ये कैसा होगा? रंगीन होगा। ये कैसा हुआ? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, मतलब ये रंगहीन होगा। ये कैसा होगा? रंगीन होगा। कौन सा रंग का होता है पता है? नीले रंग का होता है। कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, इस लिस्ट को आप अपने पास जरूर रखिएगा कि कौन सी आयन किस रंग में होता है। उसमें अयुग्मित, अब Cu+ में बताया मैंने कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है, Zn2+ में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 रहेगा। तो 0 जो आएगा वो सब रंगहीन है, चेक कर लीजिए आप। ये 0 आया, रंगहीन है। स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 4+, Ti3+, ये सभी, ये जैसे ये दोनों है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये 0 है, तो जो 0 है अरंगी। ये Ti3+, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, गहरा बैंगनी रंग या पर्पल कलर। तो ऐसा नहीं है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है तो वो उसमें रंग में होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए इसको हम प्रैक्टिकल वैल्यू पे ध्यान देते हैं, प्रैक्टिकल बातों पे ध्यान देते हैं। तो बच्चों, आप सबको बोलूंगा कि आप ये स्लाइड प्राप्त करिए विक्रम हैप केमिस्ट्री टेलीग्राम चैनल पे और हमारे साथ जुड़े रहिए। आज की बातें यहीं पे समाप्त करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।